एक सवाल दो तीन बच्चों ने पूछा कि हम कभी कभी डीमोटिवेटेड होते हैं, क्या तजुर्बा सच में इतना महत्वपूर्ण है, हम क्या करें, नौकरी मिलेगी या नहीं, तनाव रहता ही होगा, पढ़ते होंगे, टेंशन होती होगी, कितना पढ़ें, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, ये सवाल भी आपके सामने है। मैं आपसे, देखिए मेरा काम चीज़ों को आसान करना है। मैं दिल्ली में पढ़ाता हूँ आईएएस के बच्चों को, तो मैं उनको भी ये कहता हूँ कि चीज़ें मुश्किल तो कोई भी कर सकता है, चीज़ें आसान करना मुश्किल है, और हमें तो चीज़ें आसान करनी है। इस दुनिया में कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं जिसके लिए आपको 24 घंटे पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप दिन में 8, 10, एक लेवल के बाद 12 घंटे पढ़ते हैं तो ये बहुत है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, शुरुआत के लिए 8 घंटे की पढ़ाई, 8 घंटे की नींद और 8 घंटे बाकी सब चीज़ें, खेलना कूदना, वो बहुत ज़रूरी है। यहीं से बात आती है मोटिवेशन की। एक ये है कि हमारा मोटिवेशन हमेशा कैसे रहे, और एक ये कि कभी कभी स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है, उस समय हम कैसे मैनेज करें। आपकी उम्र में स्ट्रेस ज़्यादा होने की वजह यह भी है कि आपके हार्मोन्स इस उम्र में ज़्यादा, उनमें वाइब्रेशंस होते हैं, तो मूड स्विंग ज़्यादा होते हैं। जैसे जैसे आप मैच्योर होते जाएंगे उम्र के साथ, आपके मूड स्विंग्स कम हो जाएंगे। जैसे आपके पेरेंट्स हैं, आप देखेंगे, स्पेशली फादर को आप देखेंगे, आपके फादर आमतौर पर इमोशनल बातों से बहुत प्रभावित नहीं होते होंगे। जैसे आप कहेंगे, पापा आज मेरी फ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया, पापा कहेंगे कोई बात नहीं। आपके अंदर से आंसू छूट रहे हैं, आपका मन कर रहा है मैं क्या कर लूं, आग लगा दूं, जंगल में जाके क्या कर दूं, इमोशंस ऐसे उछल रहे हैं आपके, पापा क्या बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई और मिल जाएगा उससे बेहतर, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत अभ्यास किया उन्होंने, उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारे हार्मोन्स का बैलेंस चेंज होता है और आप बहुत मैच्योर हो जाते हैं। मैच्योर होने का सबसे बेसिक मतलब है कि आप किसी इमोशन में बह नहीं जाते, आप खुद के ऊपर कंट्रोल बेहतर रख पाते हैं। तो वो उम्र के साथ होगा। लेकिन अभी जैसे डीमोटिवेशन आपको होता होगा, करियर को लेकर सवाल मन में आता होगा कि आईएएस बनूं तो कैसे बनूं, कितना पढ़ूं, कितना ना पढ़ूं, ये सब सवाल आते होंगे। तो मैं आपसे दो तीन बातें कहना चाह रहा हूं। मैं तो आईएएस के लिए पढ़ाता हूं, अगर आप आईएएस की तैयारी करेंगे तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं मुझे उससे फायदा ही होगा। पर ईमानदारी की बात यह है कि वो अकेला रास्ता नहीं है। एक बात को ठीक से, आईएएस बनने का मजा क्या है कि आपका सोचने का तरीका बहुत साइंटिफिक हो जाता है। आप फैक्ट्स पे बात करते हैं, तथ्यों पे बात करते हैं, आर्गुमेंट से बात करते हैं, इमोशन से बात नहीं करते हैं, समझदारी से बात करते हैं। हमारे देश में जो आबादी है, वो आबादी, अब सेंसस जब भी होगा पता लगेगा, पर हम मान के चलते हैं कि वो आबादी लगभग 145 करोड़ के आसपास इस समय हो चुकी है। पूरे इंडिया की बात अगर हम करें, 145 करोड़ में से अगर मैं कहूं कि जो लोग 21 साल या 18 साल से मान लीजिए 30 की उम्र के बीच में है, इन 12 साल में है, मेरे ख्याल से ये आबादी भी कम से कम 12, 15, 20 करोड़ के आसपास तो होगी ही होगी। अगर ये 20 करोड़ लोग सोचे कि मैं आईएएस बनना है, या इनमें आधे भी सोच लें, 10 करोड़ सोच लें, आपको ये समझना है कि आईएएस पूरे भारत में कुल मिला के 6000 होते हैं, जिनमें से भी 5000 लोग हैं। आईपीएस भी इतने ही होते हैं, 5-6 हज़ार के बीच में होते हैं। अगर 10 करोड़ लोग सपना देखेंगे उन नौकरियों का, अगर मैं सारी सिविल सर्विसेज मिला लूं, सेंटर की, स्टेट की, सब मिला लूं, तो सेंटर की कुल 20 सर्विसेज मान लीजिए, सबका कार्ड अगर हम 5000 भी एवरेज रखें तो 1 लाख लोग होंगे। आपके स्टेट का मान लें, स्टेट में मान लेता हूं कि 2-3 हज़ार लोग होंगे जो सरकारी नौकरी में ठीक पद पे होंगे, उससे ज़्यादा का तो काडर नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टेट बहुत छोटा आपका है, आबादी बहुत कम है। तो जो नौकरियां कुल मिला के 10-12 हज़ार हैं, अगर देश का हर युवा सोचे कि मुझे उसी में आना है, तो इसका मतलब है कि हम एक ऐसे रास्ते पे जा रहे हैं जिसमें डिप्रेशन होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, एंग्जाइटी होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, बहुत लोगों को हारना भी पड़ेगा, बहुत लोगों को हासिल नहीं हो पाएगा वो सब। तो मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूँ, सरकारी नौकरी ठीक है, कोशिश करने में बुराई नहीं है, सरकारी नौकरी में कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं, पर अपने मन से ये बात निकाल दीजिए कि मुझे केवल और केवल सरकारी नौकरी में ही जाना है। दुनिया में तमाम रास्ते हैं, और मैं कुछ रास्ते आपको हिंट करता हूँ इस चीज़ का। जैसे मैं खुद एक एग्जाम्पल हूँ,
मैं सरकारी नौकरी में रहा, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में लेक्चरर था, पहले असिस्टेंट प्रोफेसर था, 2 कॉलेजेस में पढ़ाए मैंने वहाँ। फिर आईएएस का एग्ज़ाम दिया, सिलेक्ट हो गया उसमें, 6-7 महीने वहाँ नौकरी की, फिर वो भी छोड़ा। अब मैं अपना काम करता हूँ, सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। और मैं ईमानदारी से आपसे कह रहा हूँ, आप जब भी कोई फैसला करेंगे अपने बारे में, कभी ना कभी आपको फील होगा, बेशक 1 सेकंड के लिए, कि आपने गलत किया। कोई भी फैसला हो, आप स्पाउस सिलेक्शन करेंगे अपने लिए, कितना भी सोच के कर लें, जीवन में कभी ना कभी लगेगा गलती हुई। अक्सर लगेगा ठीक किया, कभी कभी लगेगा गलत किया। और ऐसा नहीं कि आपने एक्स के बदले वाई किया होता तो नहीं लगता, तो भी लगता। दिक्कत ये नहीं है कि मैं एक्स को चुनूं या वाई को चुनूं, आप जिसको भी चुनेंगे पूरा पैकेज साथ में आता है, अच्छी चीजें भी खराब चीजें भी। जो अच्छा आएगा उस पर आपका ध्यान नहीं जाएगा, क्योंकि वो तो फॉर ग्रांटेड है। जो मिल जाता है वो मिट्टी हो जाता है, कोई वैल्यू नहीं करता उसको। जो मिस हो जाता है वो चुभता है। और जो चीज दूसरे ऑप्शन में अच्छी थी, इसमें नहीं, आप बार बार वो देखते, अरे यार वो ठीक था, अरे यार वो ठीक था। जबकि वहां 12 प्रॉब्लम्स थी, यहां 2 प्रॉब्लम है। पर हमारी ह्यूमन कॉन्शियसनेस ऐसी है कि जो छूट गया उस पर नजर ज्यादा जाती है, जो मिल गया मिट्टी हो जाता है। एक बड़ा प्रसिद्ध शेर मैं कई बार कोट करता हूं, मतलब दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल गया वो मिट्टी है, नहीं मिला वो सोना है। जो नहीं मिलता है ना, वो बड़ा परेशान करता है। ये नौकरी के मामले में भी है। पर मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि मुझे आज तक जिस एक फैसले पर 1 सेकंड के लिए भी नहीं लगा कि मैंने गलत किया, वो नौकरी छोड़ने का फैसला है। मुझे आज तक नहीं लगा कि मैंने गलती की, क्योंकि मुझे लगता मैंने एकदम ठीक किया। मैंने अपने स्वधर्म, अपने नेचर के अनुसार सही किया। इस बच्चे ने बड़ा खूबसूरत सवाल पूछा कि आप आईएएस एलाइड की नौकरी छोड़ के टीचिंग में क्यों आ गए। मैं इस सवाल में दूसरा सवाल जोड़ देता हूं। हमारे सामने प्रेम सिंह जी बैठे हैं, मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, वो टीचिंग की नौकरी छोड़ के पॉलिटिक्स में क्यों आ गए। 2 एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने। इन दोनों में एक तारतम्य है, एक रिदम है, एक लय है दोनों में। वो टीचर बने, उनको फील हुआ कि उनका स्वधर्म टीचिंग से ज्यादा कुछ और है। मैं आईएएस एलाइड में आया, मुझे लगा कि मेरा स्वधर्म इससे ज्यादा टीचिंग में है। स्वधर्म क्या होता है? आपने गीता पुस्तक का जिक्र सुना होगा, उसमें श्री कृष्ण ने स्वधर्म का जिक्र किया है। यहाँ बहुत सारे बच्चे बौद्ध समाज से होंगे, महात्मा बुद्ध ने भी इस बात पर खूब जोर दिया है। सारे धर्मों, सारे दर्शनों का जो सार है वो ये है, हर व्यक्ति हर काम के लिए फिट नहीं होता है। 2 चीजों पे गौर करना है। पहला, मैं क्या अच्छा कर सकता हूं, मैं कैपेबल किस चीज के लिए हूं। दूसरा, मुझे क्या करने में मजा आता है। और जहां इन दोनों का इक्विलिब्रियम हो, जहां ये दोनों बातें मिल जाएं, वो आपका स्वधर्म है। यानी जैसे मैं सिंगर बनना चाहता था, पर मैं इतना गंदा गाता हूं कि मैं जब घर में गाता था, मेरे पेरेंट्स बोलते तो मैं भारतीय सेना में चले जाना चाहिए, बिना बंदूक के विदेशी की तरफ देख के गा देना, बस वैसे ही मर जाएंगे सारे के सारे। सही बात है भाई, ये भी ठीक बात है। तो मेरा मन था कि मैं सिंगर बनूं, पर गला कौवे जैसा भगवान ने दिया, कोयल जैसा नहीं दिया, तो मैं सिंगर नहीं बनूंगा। मेरे मन से क्या होता है, अच्छा लगने से क्या होता है भाई, सुने भी तो कोई मेरी बात को, मेरे गाने को सुने भी तो सही कोई। तो मेरा मन क्या करता है काफी नहीं है। 2 चीजें हैं, मैं क्या कर सकता हूं। मैं बचपन से स्कूल में डिबेटिंग करता था, मेरे पेरेंट्स ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया, और बचपन से ही मेरे पेरेंट्स ने, टीचर्स ने कहा कि तुम कुछ ऐसा करना कि मंच पर रह सको, पॉलिटिक्स में जाओ, एमपी बनो। तब मेरा मन भी पॉलिटिक्स में आने का था, स्कूल लाइफ में बहुत ज़्यादा मन था उस समय, बाद में नहीं रहा। तुम पॉलिटिक्स में जाओ, तुम वकील बनो, क्योंकि जब कोर्ट केस लड़ोगे तुम्हें बोलने की ताकत भगवान ने दी है, उसका इस्तेमाल करो। या टीचर बनो। टीचर की छवि हमारे समाज में बहुत अच्छी नहीं होती थी, हालांकि मेरे पेरेंट्स टीचर ही हैं दोनों, पर हमारे समाज में टीचर की छवि होती है। और हमारे देश का दुर्भाग्य है कि जो प्रोफेशन देश को गढ़ता है उसकी छवि बहुत अच्छी नहीं है। टीचर बनना बहुत लोगों का सपना नहीं है, मेरा तो है।
और मेरा स्वधर्म, मैंने महसूस कर लिया कि मेरा स्वधर्म टीचिंग है, और स्वधर्म का मतलब वही दो बातें जो मैं कर सकता हूं और जो मैं करना चाहता भी हूं। आपके मुख्यमंत्री जी अच्छे टीचर रहे होंगे, पर उनको बार बार मन में आता होगा कि मैं जनता के बीच जाकर उनके साथ काम करके क्यों ना कुछ ऐसा करूं कि पॉलिसी मेकिंग में आऊं। उनका स्वधर्म उनको वहां खींच के ले गया, तो उन्होंने वो किया। और इस दुनिया में जो भी सफल इंसान आपको देखे, कोई भी सफल व्यक्ति देखे, किसी भी फील्ड का वो, आप हमेशा देखेंगे वो वही व्यक्ति है जो अपने स्वधर्म पे चल रहा है, जिसने वही रास्ता चुना जो उसकी क्षमताओं यानी कि कैपेबिलिटीज और उसके इंटरेस्ट यानी कि इसकी इच्छाओं से मैच करता था। तो आप सबसे मैं कह रहा हूं कि आईएएस या पीसीएस या सरकारी नौकरी की अंधी दौड़ में मत दौड़िए। मैंने बहुत सरकारी नौकरी वालों को देखा है दुखी रहते हुए। सरकारी नौकरी में है, अच्छा वेतन है, तब भी दुखी है, क्योंकि वो नहीं कर पा रहे जो दरअसल करना चाहते थे। सरकारी नौकरी में क्या होता है? सुरक्षा मिलती है, सेफ्टी होती है, सिक्योरिटी होती है, सम्मान मिलता है, समाज के लोग पूछते हैं आपको कि आप सरकारी नौकरी में हैं। गस्टेड ऑफिसर होंगे तो स्टैंप लगा के साइन करने की ताकत आ जाती है। आप जज हैं तो आपकी बात में वजन होता है। आप आईएएस आईपीएस है तो आप पूरा राज्य या देश चला रहे हैं। तो ताकत तो है, अच्छा है, सुरक्षा बहुत ज्यादा है। सबसे पहले ध्यान से सोचिए कि आप अपने जीवन से चाहते क्या हैं। मैंने जब नौकरी की तो मैंने फील किया कि इस नौकरी से मेरी जो मूल ज़रूरतें हैं वो पूरी हो नहीं पा रही। क्या ज़रूरतें हैं? मुझे अच्छा लगता है कि मैं खूब पढ़ूं और मंच पे खूब बोलूं। वहां कहा कि अब मंच पे जा ही नहीं सकते, कोड ऑफ कंडक्ट। मन कर रहे यार, जिस चीज़ के लिए पैदा हुआ वही नहीं कर पाऊंगा मैं तो। फिर दिन भर फाइलों में काम करना है। अब फाइलों में काम करना अच्छा लगता है कई लोगों को, मुझे नहीं अच्छा लगता, मेरा नहीं है ऐसी रुचि है, तो मैं क्या करूं। मेरा मन करता था कि मैं खूब पढ़ूं, गहरी चीज़ें पढ़ूं। वहां तो वही पढ़ना है जो सरकार के हिसाब से चीज़ें आती हैं, उसमें कोई बहुत क्रिएटिव स्कोप नहीं होता है। तो मैं कुछ महीनों में समझ गया कि ये मेरे बस की बात नहीं है। और मैं आपसे एक लिटमस टेस्ट कहता हूं, अपने पेरेंट्स से अकेले में बात करना। देखिए मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ, जब आपको लगे ज़्यादा हो गया आप इशारा कर देना, मैं चुप हो जाऊँगा वहाँ पर, है ना। मैं भूल जाता हूँ कि मैं कितने घंटे बोल चुका हूँ तो आप हिंट कर दीजिएगा। आज घर जाके अपने पेरेंट्स से बात करना और एक बात पूछना उनसे, अकेले में बात करना, सबके सामने नहीं। स्पेशली अगर आपके पापा किसी नौकरी में हैं या मम्मी नौकरी में, जो भी नौकरी में, उनसे पूछना। उनसे कहना कि पापा आप नौकरी में खुश हो, ये बोल के चुप हो जाना। ये मम्मी आप नौकरी करती हो सरकार में या प्राइवेट, जहां भी करती हो, ईमानदारी से बताओ, मेरे सिर पे हाथ रख के बताओ कि आप खुश हो। तो पहले वो 2-4 मिनट गोल मटोल बात करेंगे। हाँ बेटा क्या कह सकते हैं बेटा, हाँ ठीक ही है बेटा, सब बढ़िया चल रहा है बेटा, ऐसी ऐसी बात करेंगे। आप 2 मिनट के बाद फिर उनका हाथ पकड़ के अपने सिर पे रख देना। अब बोलना आपको मेरी कसम में झूठ बोला तो मर जाऊंगी, मर जाऊंगा। झूठ मत बोलना, सच्ची बताओ आप खुश हो। 2-4-5 मिनट के बाद उनके आंसू निकल जाएंगे या आवाज भर्रा जाएगी उनकी। और मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, 10 में से 9 पेरेंट्स कहेंगे बेटा खुश तो नहीं है पर क्या करें, क्या करें। तुम्हारा करियर बनाना है, तुम्हारी जिंदगी ठीक रहे, नौकरी छोड़ भी तो नहीं सकते। शायद बाद में जो पीएफएम्स के पैसे मिलेंगे, तुम्हें कॉलेज में पढ़ाना होगा, फीस इकट्ठी करनी होगी, घर बना के देना है, तुम्हारी शादी होगी, कैसे करूंगा, कैसे करूंगी। आप उनसे पूछना कि अगर आप 20 साल पीछे जा सको अपने इतिहास में, टाइम मशीन में आपको बिठा दिए, 20 साल पीछे ले गए और आपको 2 ऑप्शंस मिले, एक यही नौकरी करने का, एक कुछ और करने का, और ये एज्यूम करते हैं कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी उतनी ही आपके पास रहेगी जितनी नौकरी में थी, एज्यूम कर लेते हैं। आप क्या करना चाहेंगे? गारंटी से बता रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं कि 10 में से कम 7 या 8 कहेंगे
मैं वो रास्ता चुनना चाहूँगा, ये नहीं चुनना चाहूँगा। इसलिए सिर्फ सिक्योरिटी ज़िंदगी में काम नहीं आती है, ज़िंदगी में बहुत कुछ काम आता है। और आपकी जनरेशन के सामने इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हमारे सामने तो क्या था, हमने जब कॉलेज पास किया तो लोगों से पूछा आप क्या करें, तो लोगों ने कहा 2-3 रास्ते हैं, एक रास्ते आईएएस बन जाओ, एक है टीचर बन जाओ, एक वकील या जज वाला रास्ता है। तो हमने 2 रास्ते चुन लिए, टीचर और आईएएस। टीचर का चुना इसलिए मैंने एमए किया, एमफिल किया, पीएचडी किया, यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम दिया कि ठीक है टीचर बन जाएंगे। तब तक आईएएस में इसमें लाइट में हो गया तो वहाँ जाके देख लिया। जल्दी ही समझ में आ गया कि दोनों में उतना मज़ा नहीं आ रहा है तो दोनों छोड़ दिया। लेकिन उस समय छोड़ दिया। अगर 2-4 साल कर लेता तो आज तक वही कर रहा होता, क्योंकि वो जो सुरक्षा है ना दलदल जैसी होती है, एक बार दलदल में घुस गए बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है। लेकिन आपकी जनरेशन का सोचिए, जब मैं अपने आसपास देखता हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त सोशल मीडिया पे काफ़ी सक्सेसफुल हैं, फिल्म इंडस्ट्री में हैं। उनमें से एक ने मुझसे पूछा कि सर मैंने 30 साल नौकरी की है और मैं अपनी फील्ड में लगभग टॉप पे हूँ। मान लीजिए मैं आपसे पूछूं, ये प्राइवेट सेक्टर की बात है, एक टीवी चैनल के टॉप व्यक्ति के बारे में बता रहा हूं मैं आपको। उसने कहा कि अगर मैं आपसे पूछूं कि मैंने ठीक किया या गलत किया तो आप क्या सलाह देंगे? मैंने कहा सलाह तो मैं क्या आपको दूंगा, आप मुझसे बड़े हैं, सलाह तो मैं आपसे ले लेता हूं बल्कि, लेकिन अगर आप मेरा ओपिनियन चाह रहे हैं तो मैं आपको केवल एक बात बता के समझाता हूं। मेरा अपना मानना यह है कि नौकरी अच्छी है, नौकरी से अच्छा है उद्यम, एंटरप्रेन्योरशिप या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ये बात मैंने कई मंचों पे कही है। कुछ दिन पहले मैं दिल्ली का एक बहुत प्रतिष्ठित कॉलेज है, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC, वहाँ मैं गया था और मैंने बड़ा खुल के कहा कि स्टार्टअप करना नौकरी करने से बेहतर क्यों है, एक आर्गूमेंट दिया। वहाँ एक आर्गूमेंट छूट गया था, आज मैं आपको वो आर्गूमेंट बताता हूँ। जब हम नौकरी करते हैं, मैंने उसी व्यक्ति को कहा कि जैसे आपने नौकरी की है, 30 साल हो गए, आपके पास 3-4 साल बचे होंगे। उसने कहा सर 3 साल बचे हैं, फिर मैं रिटायर हो जाऊंगा। मैंने कहा आपने ज़िंदगी भर में मेरे ख्याल से आपकी महीने की सैलरी आजकल शायद 1.5-2-2.5 लाख रुपए होगी। आपने ज़िंदगी भर में ठीक ठाक पैसा कमाया होगा, पर जितना भी कमाया होगा लगभग उतना खर्च भी हो गया होगा, क्योंकि खर्चे भी तो बढ़ते हैं ना परिवार के समय के साथ। बच्चे हैं, करियर है। बोले हाँ सर, कुछ बचता नहीं है, बस ये है कि काम चल जाता है। मैंने कहा अब 4 साल में रिटायर होंगे, आपने एक घर जरूर खरीद लिया होगा नोएडा वोएडा में। बोले हाँ सर नोएडा में। नोएडा दिल्ली के पड़ोस में है जहाँ कई लोग रहते हैं। दिल्ली में नौकरी करके घर खरीदना बड़ा मुश्किल काम है। तो दिल्ली में जो लोग नौकरी करते हैं दिल्ली के आसपास घर खरीदते हैं। नोएडा एक जगह है, इंदिरापुरम एक जगह है, गुड़गांव एक जगह है, वहाँ आमतौर पर घर खरीदते हैं जो दिल्ली से सस्ता मिल जाता है और अच्छा घर मिल जाता है। मैंने कहा रिटायर हो जाएंगे, रिटायरमेंट के बाद कितने पैसे आपके पास होंगे, जिंदगी भर की बचत? बोले सर मैंने कुछ स्कीम्स में पैसा लगा रखा है, लेकिन मेरे पास 10-15 लाख रुपए कैश होगा, और जो स्कीम्स मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है मैंने सही टाइम पे इन्वेस्ट कर दिया था, तो मुझे महीने का 50-60-70 हज़ार रुपये वहाँ से आता रहेगा, जिससे मेरे खर्चे निकलते रहेंगे, मेरी फैमिली सेफ रहेगी, मतलब हस्बैंड वाइफ हम सेफ रहेंगे। मैंने कहा बढ़िया है। मैंने कहा सिनेरियो नंबर 2 सोच के देखिए ज़रा। फिर मैंने ये भी पूछा आपके बच्चे करते क्या हैं? तो उन्होंने कहा कि सर मेरा एक बच्चा तो सॉफ्टवेयर की दुनिया में है, एक बच्चा मेरा मीडिया में ही, जर्नलिज्म में ही काम करना चाहता है, वो अभी पढ़ रहा है, जल्दी ही नौकरी शुरू कर देगा। मैंने कहा जब वो नौकरी शुरू करेगा उसकी सैलरी क्या होगी? बोले सर शुरुआत तो 30-35 हज़ार से होनी चाहिए, धीरे धीरे फिर परफॉर्मेंस के हिसाब से सैलरी बढ़ जाएगी उसकी। मैंने कहा चलिए अब चैनल चेंज कर लेते हैं। मान लीजिए कि आपने 30 साल पहले नौकरी की जगह अपना उद्यम शुरू किया होता। लेट अस एज्यूम, मैं जानता हूं कि अपना उद्यम करने में खतरा ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। 1000 में एक उद्यम बेहद सफल होता है, जिसको आप देखते हैं अखबारों में, स्टार्टअप, और वो क्या बोलते हैं, यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न का मतलब एक सींग वाला घोड़ा, ऐसा घोड़ा जिसका एक सींग हो। एक माइथोलॉजी है यूरोप की, उसमें यूनिकॉर्न का जिक्र आता है। वो तो 1000 में एक होता है यूनिकॉर्न। बाकी लेकिन ये है कि आप रीजनेबल सक्सेस तो आप ला सकते हैं थोड़ी सी मेहनत करके। धीरे धीरे लोग आपको जानने लगते हैं, एक ब्रांडिंग बनने लगती है,
और 3 साल का मानते हैं कि ब्रेक इवन का एक जस्टिशन पीरियड है कि 3 साल अगर आपने ठीक से काम कर लिया। एक ये फॉर्मूला आप भी समझ लें, दुनिया में कोई भी काम हो, कितना भी मुश्किल हो, अगर आपने 3 साल उस पर ठीक से खर्च कर दिए तो मान के चलिए कि उसमें आपको सक्सेस मिलनी तय हो जाएगी। 3 साल का गोल्डन रूल है। तो मैंने उस व्यक्ति से कहा कि अगर आपने 3 साल स्ट्रगल कर ली होती, अपना काम शुरू किया होता, लेट अस एज्यूम, और सफल हो जाते,